मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को किसी से डर कर भागते हुए देखते हैं। कोई तो था जिससे यह डर कर भाग रही थी। फिर भागती हुई वह एक पुल के ऊपर चली जाती है। तभी एक आदमी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है, इसलिए वो पुल से नीचे कूदती है। तब वह सीधा एक ट्रक के ऊपर जाकर गिरती है और मर जाती है। अब हम वॉल्टर मार्शल को देखते हैं जो अपने घर जाता है तो देखता है कि इसकी वाइफ अपनी बेटी को डांट रही है। फिर पूछने पर वह बताती है कि यह सोशल मीडिया पर अजनबी लड़कों से बात करती है और खुद की तस्वीरें पोस्ट करती है। फिर मार्शल उसको अपने पास बिठाकर उसका सोशल मीडिया चेक करता है और समझाता है कि कभी किसी अजनबी लड़के के साथ बात नहीं करनी। वो पहले तुमको अपनी बातों में फंसाएंगे और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। अब हम लारा को देखते हैं। एक स्ट्रेंजर ने इसे अपनी बातों में उलझा लिया है। फिर यह स्ट्रेंजर उसे एक होटल रूम में ले जाता है और सोचता है कि मैंने इस खूबसूरत लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन इसे यह नहीं पता कि यह खुद ही जाल में फंस गया है। कुपर इसे बेहोश करके इसकी सर्जरी करवा देता है और इसको कहता है कि मैं समाज की गंदगी दूर कर रहा हूँ। फिर यह उसे मेडिसिन देकर कहता है कि दिन में 2 बार ले लेना और तुम्हारे साथ क्या हुआ पुलिस को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ जब वह ट्रक ड्राइवर ट्रक का माल अनलोड करता है तब उसे उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है और वह पुलिस को बुला लेता है। फिर मार्शल की एक साथी उसे बताती है कि यह लड़की करीब 30 साल की है। इसके शरीर पर कई चोटों के निशान हैं। मार्शल कहता है कि ड्राइवर से पूछो क्या वह पेट्रोल भरवाने के लिए कहीं रुका था और वह जितने भी पुलों के नीचे से गुजरा है उन सभी की जांच करो। अभी कमिश्नर हार्पर मार्शल को बताते हैं कि उस लड़की की रिपोर्ट में हमें यह पता चला है कि उसको नशा देकर बेहोश रखा गया था। उस लड़की के कान के पर्दे फटे हुए थे। लगता है किलर ने उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है। अब हम रेचल को देखते हैं। ये मार्शल की साथी है और उसे पसंद करती है। फिर मार्शल रेचल को एक लिस्ट देता है और कहता है कि मुझे इन लड़कों की डिटेल चाहिए। यह वे लड़के हैं जिन्होंने मेरी बेटी की प्रोफाइल चेक की थी। फिर वो यह लिस्ट रेचल को देकर वहां से चला जाता है। फिर सुबह पुलिस उस पुल का पता लगा लेती है जहां से वह लड़की कूदी थी। दूसरी तरफ कूपर लारा को कान में पहनने के लिए ट्रैकिंग डिवाइस देता है। यह अक्सर लारा को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया करता था। यह उन लोगों को निशाना बनाता था जिनके खिलाफ पहले भी लड़की छेड़ने के मामले दर्ज हो। इसके कंप्यूटर में हर अपराधी की फाइल थी, लड़कियों के किडनैप होने की या मारे जाने की। अब रात को कूपर लारा को एक रेस्टोरेंट में भेजता है। अब की बार वह किसी और को निशाना बनाने वाला था, लेकिन इंतजार कर कर के लारा वहां से जाने लगती है। जब वह रेस्टोरेंट से बाहर आती है तो कोई उसे किडनैप कर लेता है। जब थोड़ी देर बाद वहां पर कूपर आता है तो उसे पता चलता है कि लारा जा चुकी है। फिर कूपर अपनी कार में बैठकर उसको ट्रैक करता है। कूपर बहुत तेज गाड़ी चलाता है क्योंकि जिसने लारा को किडनैप किया था वो उससे काफी दूर था। तभी कोई उसकी कार में कार ठोक देता है। फिर उस कार में से एक बूढ़ा निकल कर आता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी। वह बूढ़ा कूपर को जाने नहीं देता और पुलिस को बुला लेता है। वो पुलिस को कहता है कि शायद इस गंजे ने शराब पी रखी है और इसने मेरी गाड़ी को भी ठोक दिया है। इसलिए पुलिस वाले कूपर को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उसके लैपटॉप की जांच से पता चलता है कि उसने 100 से भी ज्यादा लोगों की प्रोफाइल ओपन कर रखी थी। तभी कमिश्नर बताता है कि यह पहले जज थे, फिर किसी ने इनकी फैमिली को मार दिया और उसके बाद इन्होंने अपने काम से इस्तीफा दे दिया। फिर पूछताछ में कूपर बताता है कि फालतू के सवाल पूछना बंद करो, एक लड़की की जान खतरे में है। उस लड़की का ट्रैकर भी एक जगह पर जाकर बंद हो गया है। फिर बहुत सारी पुलिस उस लड़की को ट्रैक करने के लिए जाती है। यह ट्रैकर पुलिस वालों को उसी पुल के पास ले जाता है जहां पहले वाली लड़की ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। फिर उन्हें पास में ही एक बड़े से घर के बारे में पता चलता है। सभी पुलिस वाले बाहर रुकते हैं और मार्शल विंडो से घर के अंदर एंटर करता है। वो घर पूरी तरह से खाली था, घर में कोई भी नहीं था। तभी मार्शल को नीचे बेसमेंट में से म्यूजिक की आवाज आती है। जब मार्शल नीचे जाता है तो वो पाता है कि वहाँ बहुत ही तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा था। वहाँ छोटे छोटे कबिन भी बने हुए थे और उन कबिन में झांकने पर पता चलता है कि इनके अंदर लड़कियों को बंद करके रखा गया है। फिर मार्शल और अंदर जाता है। तभी उसे कोई आदमी दिख जाता है। फिर अंदर जाकर मार्शल उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर देता है। लारा भी वहीं पर एक कबिन के अंदर बंद थी। फिर पुलिस उन सभी लड़कियों को रेस्क्यू कर लेती है। इन सभी लड़कियों के कान के पर्दे भी फट चुके थे। फिर रेचल एक लड़की से पूछती है क्या तुम उसे जानती हो, लेकिन वह मना कर देती है। तभी वहाँ पर कूपर लारा को लेने के लिए आता है। मार्शल कहता है सर आप जो तरीका अपना रहे हैं वह गलत है। लारा कहती है ये मत भूलो कि हमने ही उनका पता लगाया है, वरना तुम लोग तो वारदात के बाद ही आते हो। वहाँ जो आदमी इन लोगों ने पकड़ा था
वो बहुत ही अजीब था। वो लगातार खुद को शीशे में देखे ही जा रहा था। तभी उसके पास रेचल आती है। वो पूछती है, क्या तुम्हारा नाम साइमन है? वो पागल कुछ नहीं बोलता। फिर रेचल उससे पूछती है, क्या तुम्हें वकील चाहिए? लेकिन साइमन मना कर देता है। इसके बाद उस घर की अच्छे से छानबीन की जाती है और उसमें बहुत सारे सबूत मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ बहुत सारी लड़कियों को मारा गया है जो लड़कियां वहाँ से बची थी। उनके पेरेंट्स उनसे आकर मिलते हैं। एक आदमी को अपनी बेटी के लिए रोता देखकर मार्शल भी इमोशनल हो जाता है। फिर वो घर जाकर अपनी बेटी को संभालता है। अगले दिन जब मार्शल पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे रेचल बताती है कि यह 3 घंटे से लगातार बिना हिले खुद को शीशे में देख रहा है। रेचल बताती है कि मुझे इसके दिमाग में घुसने में परेशानी हो रही है। यह बहुत ही अजीब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 6 पुलिस वाले उस घर के बेसमेंट में छानबीन कर रहे थे। तभी किसी ने वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ दी और उन सबको मार दिया। फिर कमिश्नर हार्पर गुस्से में साइमन के पास जाता है और उससे पूछता है कि वहाँ क्या बकवास चल रही है। वहाँ 6 पुलिस वाले मारे गए हैं। फिर साइमन जोर जोर से रोने लगता है और साइमन कहता है कि यह एक खेल है, तुम सब मरोगे। साइमन हर बात को 3 बार रिपीट किया करता था। फिर रेचल उसे शांत करके उससे पूछती है कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है? वो बताता है कि मुझे पैसा सांता क्लॉज देकर जाता है। फिर कमिश्नर रेचल को बाहर बुलाकर कहता है, अगर यह हमें कुछ भी नहीं बता रहा तो हम इसे कोर्ट में पेश कर देंगे और फिर इसको सजा मिल जाएगी। अब रात हो जाती है ओनर। हम ग्लासों और उसके साथी को देखते हैं जो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर जाने लगते हैं। फिर ग्लासो अपने साथी को कार में बैठने के लिए कहकर कुछ सामान लेने चला जाता है और कार स्टार्ट करते ही उसमें विस्फोट हो जाता है, जिससे वो ऑफिसर मारा जाता है। फिर कमिश्नर मार्शल को कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस गंदगी को साफ करना होगा। ग्लासो को भी अपने साथी की मौत पर बहुत दुख होता है। फिर मार्शल साइमन के पास जाता है। साइमन उसको देखकर छुप कर बैठ जाता है। फिर मार्शल उसे भरी हुई गन देता है और कहता है कि मुझे गोली मारकर यहाँ से जा सकते हो, लेकिन साइमन में इतनी ताकत कहाँ थी। फिर मार्शल कमिश्नर को जाकर बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसी और का हाथ है, क्योंकि ये सब करना उसके बस की बात नहीं। तभी उनकी साथी बताती है कि साइमन की मॉम ने एक टेक्सटाइल मिल में सुसाइड कर ली थी। पुलिस को वहाँ पर एक सुसाइड नोट भी मिला था। उसमें लिखा था, मेरा शैतान बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मैंने शैतान को छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह छुप नहीं पा रहा, इसलिए मैं खुद को मार रही हूँ। फिर मार्शल लारा के पास जाता है और उससे कूपर के बारे में पूछता है। कूपर एक लाइब्रेरी में था, इसलिए मार्शल लाइब्रेरी में जाता है। तब कूपर बताता है कि इसके ही जैसे और भी आदमी हैं। शायद साइमन को दोस्त मिल गए हैं, क्योंकि पिछले महीने ही इस इलाके के 7 लोगों को जेल से रिहा किया गया है। ऑनर, मुझ पूरा यकीन है कि वो फिर से क्राइम जरूर करेंगे। फिर वहाँ से जाते हुए मार्शल कूपर को कहता है, आप अपराध करने से पहले यह तय नहीं कर सकते कि कोई इंसान अपराध करेगा या नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक ऑफिसर मार्शल को आकर बताती है कि उस कार में जो विस्फोटक यूज किया गया था वह आम तौर पर मिलिट्री द्वारा यूज किया जाता है। फिर मार्शल पूछता है कि इस इलाके में कितने फौजी हुए हैं, मुझे उनके बारे में डिटेल दो। उनकी संख्या 21-24 थी। फिर वह पूछता है कि इनमें से ऐसे फौजी कितने हैं जिनको बम बनाना आता है और रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी संख्या घटकर 3 रह जाती है। फिर सबसे पहले वे लेविस रेडस्टोन के पास जाते हैं। वो एक वर्कशॉप में काम किया करता था। फिर जब मार्शल और उसके साथी अंदर जाते हैं तो वह उन सब पर गोलियां चलाता है, लेकिन मार्शल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ऐसे इंसान को बम बना कर दिया जिसने 10 से ज्यादा लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मार डाला है। इस बात से वह गिल्टी हो जाता है और खुद को ही शूट कर लेता है। उधर रेचल साइमन के पास जाती है ताकि वो ठरकी उसको सब कुछ सच सच बता दे। वो उससे पूछती है कि अपनी माँ के बारे में बताओ। ओनर बार बार पूछने पर साइमन बताता है कि वह मुझे मंकी की तरह पिंजरे में बंद रखती थी। फिर वो रेचल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन पास खड़ा पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। फिर जब रेचल वहाँ से बाहर जाती है तो एक पुलिस वाला उसे एक बॉक्स ला कर देता है जो उसके लिए ही आया था। दूसरी तरफ ग्लासो जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ बेहोश पड़ी थी और उसके छोटे बच्चे को भी कोई उठाकर ले गया था। फिर उसे भी वहाँ एक नोट मिलता है। उधर रेचल देखती है कि उस बॉक्स के ऊपर जो स्लिप लगी थी उसके अंदर लिखा था, समय कम है, घड़ी टिक टिक कर रही है। फिर रेचल समझ जाती है कि इसके अंदर बम है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन खाली करने के लिए कहती है। पुलिस स्टेशन में अफरातफरी मच जाती है। तभी ग्लासो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और साइमन को वहाँ से निकाल कर ले जाता है। जब मार्शल को पुलिस स्टेशन में बम होने का पता चलता है तो वह पुलिस स्टेशन जाता है। फिर वो भागकर साइमन के रूम में जाता है, लेकिन देखता है कि साइमन वहाँ पर नहीं है। इतने में ग्लासो साइमन को वहाँ ले जाकर छोड़ देता है जहाँ उसे कहा गया था। फिर जब ग्लासो वापस पुलिस स्टेशन में जाता है तो देखता है कि उस बॉक्स के अंदर उसकी बेटी थी। ओनर मार्शल बस खड़ा खड़ा देखता रह जाता है। फिर मार्शल भागकर अपने घर जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। अब अगले दिन जब मार्शल पुलिस स्टेशन जाता है तो रेचल उसे साइमन की मॉम की वीडियो दिखाती है जिसमें उसने एक बार कंप्लेंट की थी कि साइमन का बाप बहुत ही बुरा इंसान है, वह उसके साथ अक्सर गलत करता है, लेकिन कहीं भी साइमन के पापा का नाम मेंशन नहीं था। फिर वे कूपर को भी अपनी हेल्प करने के लिए पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। फिर कमिश्नर पता लगाने के लिए कहता है कि जिस कपड़ा फैक्ट्री में साइमन की मॉम ने खुदकुशी
खामोशी की थी। उसका मालिक कौन था तो पता चलता है कि वह फैक्ट्री किसी डेविड नाम से रजिस्टर्ड थी। उसने हाल ही में एक रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसका कूपर के साथ कार एक्सीडेंट हुआ है। कूपर समझ जाता है कि उस दिन जब वह लारा को ट्रैक कर रहा था तो वो एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया था। फिर उसके घर का एड्रेस पता करके पुलिस वहां पहुंच जाती है। जब वे घर के अंदर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि साइमन ने अपने बाप को मार डाला है। पूछने पर साइमन बताता है कि वो मेरा टेडी बियर नहीं दे रहे थे। फिर अचानक से उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। वो रेचल को गाली देकर कहता है, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने उन लड़कियों के साथ क्या किया तो मुझे मेरा टेडी बियर दे दो। फिर रेचल उस टेडी बियर को उसके मुंह में ठूंस देती है। अब यहाँ से उसे दोबारा लॉकअप में बंद किया जाता है तो वो अपना सारा खाना टेडी बियर के ऊपर डाल देता है। तभी वहाँ कूपर आता है और बताता है कि किसी ने लारा को किडनैप कर लिया है। मेरे पास लारा के अलावा खोने को कुछ नहीं है। फिर वे दोबारा साइमन के पास जाते हैं और साइमन से पूछते हैं कि लारा कहाँ है। साइमन कहता है, अभी वो जिंदा है लेकिन घड़ी की सुई चालू है, जाकर ढूंढो उसे। अब कमिश्नर उससे तंग आ गया था इसलिए वह उसे कोर्ट में पेश करने के लिए कहता है। फिर अगले दिन वे उसे जब कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाते हैं, रेचल मार्शल को कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं जाऊंगी क्योंकि लारा अभी भी गायब है, तुम उसको ढूंढो। अब जब साइमन को कोर्ट ले जाया जा रहा था तब कूपर अपनी कार में उसका पीछा करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि साइमन कोर्ट जाए। कोर्ट में जाने पर वह कभी भी नहीं बताएगा कि लारा कहाँ है। मार्शल पुलिस स्टेशन में साइमन के सीसीटीवी कैमरा फुटेज देख रहा था। तभी वह नोटिस करता है कि पहले की फुटेज और बाद की फुटेज में फर्क है। दोनों में जो आदमी हैं वे अपने अलग अलग हाथों से पेंटिंग कर रहे हैं। फिर वह समझ जाता है कि साइमन एक नहीं दो है। फिर वह उनके पीछे जाने लगता है। रास्ते में रेचल पूछती है कि लारा कहाँ है, लेकिन इतने में कूपर अपनी कार से उनकी कार को टक्कर मारता है और उनकी कार पलट जाती है। फिर वो साइमन को बाहर निकालता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि लारा कहाँ है। इतने में वहाँ एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी आकर कूपर को शूट कर देता है। रेचल यह सब कुछ देख रही थी। वो दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि साइमन का जुड़वा भाई था। फिर साइमन कहता है कि मुझे रेचल अच्छी लगती है। फिर वे रेचल को भी कार से बाहर निकालते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ मार्शल पहुंच जाता है। मार्शल घायल पुलिस वाले से पूछता है कि वे कहाँ गए हैं। वह बताता है कि उन्होंने किसी विंटरबर्ग नाम की जगह का जिक्र किया था। फिर उनकी टीम सर्च करती है कि विंटरबर्ग आखिर है क्या। उन्हें पता चलता है कि यह किसी तालाब का नाम है। दूसरी तरफ साइमन और उसका भाई विंटरबर्ग पहुंच जाते हैं। वहाँ चारों तरफ बर्फ थी और जमा हुआ एक तालाब। फिर वे लारा और रेचल को एक कपड़े में पैक कर देते हैं और उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें तालाब के ऊपर छोड़ देते हैं। फिर साइमन का भाई जलती हुई बॉल से उनके ऊपर निशाना लगाता है। साइमन इस चीज को खूब एंजॉय कर रहा था। मगर कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। साइमन और उसका भाई जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जब मार्शल रेचल को बचाने जाता है तो देखता है कि उस तालाब की परत बहुत ही पतली थी। फिर वे दोनों लड़कियां ही धीरे धीरे चलकर मार्शल के पास आ जाती हैं। फिर मार्शल रेचल को एक गन देता है और फिर वे दोनों उन भाई भाइयों को ढूंढने जाते हैं। वे छुप छुप कर पुलिस वालों को मार रहे थे। साइमन का भाई रेचल को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ मार्शल देखता है कि साइमन एक बॉडी के साथ खेल रहा है। फिर वह उसे पकड़कर तालाब के बीच में ले जाता है। साइमन जोर जोर से चिल्लाकर अपने भाई को बुलाता है। तभी उसकी आवाज सुनकर साइमन का भाई रेचल को गन पॉइंट पर लेकर वहां आ जाता है और कहता है कि साइमन को छोड़ दो। मार्शल कहता है, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही, थोड़ा पास आकर बोलो। फिर साइमन का भाई थोड़ा और पास जाता है और रेचल के पांव के पास गोलियां चलाकर कहता है, मैं इसको तालाब में गिरा दूंगा वरना मेरे भाई को छोड़ दो। फिर मार्शल साइमन को कहता है कि अगर तुम अपने भाई को प्यार करते हो तो जाकर उसे कस के गले लग जाओ। फिर साइमन अपने भाई के पास जाने लगता है। उससे पहले साइमन का भाई मार्शल को गोली मार देता है और जैसे ही वे दोनों भाई मिलते हैं, प्रेशर के कारण तालाब की बर्फ टूट जाती है और वे दोनों तालाब में गिर जाते हैं। वे दोनों ही भाई मछली की तरह फड़फड़ा रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं बचाता और देखते ही देखते वे दोनों भाई डूब जाते हैं और केस क्लोज हो जाता है।